हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस वीडियो में हम लोग गैमेटोजेनेसिस में बनने वाले गैमेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गैमेट्स मतलब मेल के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा वो स्पर्म होता है, और फीमेल के अंदर जो बनता है वो हमारा क्या होता है, ओवम होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और ओवम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में। स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करें तो इस जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो चीज़ मेल गैमेट्स में जो मेल गैमेट फॉर्म होते हैं उनको स्पर्मेटोजोन्स बोलते हैं, और जिसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पर्म होता है। तो स्पर्मेटोजोन में स्पर्मा का मतलब होता है सीड, और जोन मतलब होता है एनिमल। मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर एनिमल के अंदर जो एक नए तरीके के ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करने में या नए तरीके के ऑर्गेनिज्म को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि एक प्लांट में होता है जो सीड करता है, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है क्या, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट है जिसका फंक्शन क्या होता है, फ्यूज़ करना। किसके साथ फ्यूज़ करना, ओवम के साथ फ्यूज़ करना। मतलब कि जो स्पर्म होता है वो ओवम के साथ फ्यूज़ करता है, और ओवम क्या चीज़ होती है, फीमेल गैमेट होता है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, और वो होता है जाइगोट, जिसके अंदर स्पर्म के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो पेरेंट्स व फादर के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में। उधर साइड से ओवम मदर के कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करती है। अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कैसा होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखने में इस तरीके का होता है, यहाँ पर इतना बड़ा है लेकिन है होता कैसा है, बहुत ही छोटा होता है। तो बहुत कैसा होता है, माइन्यूट होता है। कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड। मीन्स यहाँ पर जो टेल पोर्शन है ना इसका, ये जो टेल पोर्शन है ये हमको ये बता रहा है ये एक फ्लैजला की तरह बीट करता है, इस तरीके से बीट करता है। उसके बाद क्योंकि ये मूवमेंट कर सकता है इसीलिए कैसा होता है, मोटाइल गैमेट होता है। जबकि फीमेल के अंदर जो ओवम होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल गैमेट होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा था, मींस मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म क्या चीज़ थी, उसमें हम लोग ये देखते थे किस तरीके से स्पर्म जो है वो मैच्योर हुआ है, किससे, स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड में कुछ स्ट्रक्चर्स थे, वो स्ट्रक्चर क्या करते, अपने आप को चेंज करते हैं, कुछ नए चीज़ को बनाते हैं, कुछ डिजनरेट हो जाते हैं। तो जैसे जो नॉर्मल स्पर्म या पहले वाला स्पर्म होता है उसके अंदर राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटिड्स में। लेकिन जब वो धीमे धीमे मैच्योर होता है, मैच्योर होने पर ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये डीजनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, या फिर एक नए तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं स्पर्म में। पूरा मैमेलियन स्पर्म अगर देखें तो किसके द्वारा कवर होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है। किसके द्वारा कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है। ये ह्यूमन स्पर्म कितने पार्ट से बना होता है, 4 पार्ट से। पहला पार्ट होता है हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अगर हम इसमें देखें तो ये पार्ट जितना है, ये वाला पार्ट हमारा हेड है, ये वाला पार्ट यहाँ से न्यूक्लियस तक वाला जितना भी पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड। फिर ये छोटा सा पार्ट जो होता है ये वाला पार्ट केवल और केवल ये होता है नेक। ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं मिडिल पीस, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेल। तो स्पर्म जो होता है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। हेड की अगर हम बात करें तो हेड में 2 स्ट्रक्चर एक देखने को मिल रहा है, एक ये पैकेट देखने को मिल रहा है और एक ये पोर्शन जो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। दोनों पोर्शन मिलके क्या बनाते हैं, हेड पोर्शन बनाते हैं स्पर्म का। उसके बाद जो देखें एक्रोसोम, ऊपर वाला जो पैकेट आप बोल रहे थे, मैंने बोला था वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रोसोम बोलते हैं। और दूसरा वाला क्या होता है, ये न्यूक्लियस। क्या इस एक्रोसोम के अंदर कुछ भरा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो फर्स्ट हेड जो होता है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग शेप का होता है। ह्यूमन में कैसा होता है, फ्लैट होता है।
हेड के दो पार्ट होते हैं, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। एक्रोसोम कैसा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के टिप पर प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, तो स्पर्मेटिड, जिनसे ये स्पर्म बना है उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। यही गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है आगे ट्रांसफॉर्म करता है, अपने अंदर एंजाइम्स को पैक कर लेता है और पैक करने के बाद में क्या बना लेता है, एक्रोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, क्या पैक कर रहा है, एंजाइम पैक कर रहा है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो एक होता है हेलोयूरोनिडेज एंजाइम, हेलोयूरोनिडेज एंजाइम होता है, और जो एक होता है ज़ोनालाइसिन। अच्छा, ये एंजाइम एक प्रकार से अगर हम बोले, इन एंजाइम को कॉम्पैक्टली अगर हम एक साथ बोलते हैं तो स्पर्मलाइसिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पर्मलाइसिन बोल सकते हैं। जबकि ज़ोनालाइसिन का दूसरा नाम होता है एक्रोसिन। ज़ोनालाइसिन को हम लोग और क्या बोलते हैं, एक्रोसिन बोलते हैं। और अगर हम दोनों एंजाइम को एक साथ लिखेंगे तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मलाइसिन। अच्छा, हेलोयूरोनिडेज क्या करेगा, ये जब फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म पहुंचेगा तो ओवम में एक चीज होती है हेलोयूरोनिक एसिड, इसको क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है, इसको ब्रेक डाउन करेगा। ज़ोनालाइसिन जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने का काम करेगा। अब स्पर्म को अंदर पहुंचना है इस पोर्शन तक, इस पोर्शन तक अगर इससे फ्यूज करना है तो इन सब से जाना होगा पास आउट होकर। अब इनको ब्रेक करना होगा तो उसके लिए ही ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, तो एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अगला पोर्शन होता है न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस कैसा होता है, लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है, और कैसा स्ट्रक्चर है, ओवल। तो लॉन्ग, फ्लैट एंड ओवल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन। क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें न्यूक्लियस में, पहले यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी था, पहले यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी था, और यहाँ पर एसिडिक प्रोटीन्स भी थी। लेकिन जैसे ही स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, स्पर्मियोसिस हुई, तो उस टाइम क्या हो गया कि एसिडिक प्रोटीन डीजनरेट कर गई, न्यूक्लियोलस जो हो गए वो डीजनरेट कर गए। अब एंटीरियर जो न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम जो होता है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा कवर होता है जिसको बोलते हैं ग्लेया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये और ये वाला, यहाँ तक जो कवरिंग होती है एंटीरियर पोर्शन के न्यूक्लियस की और एक्रोसोम की पूरे, तो इसको बोलते हैं ग्लिया। क्या बोलते हैं, ग्लिया। तो ये वाला जो है, ये कवरिंग जो है, इसको बोलते हैं ग्लिया। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ज़्यादातर कई सारे क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस ऐसी जगह से उठते हैं जो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये कवरिंग तो एक ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें क्या होता है, अलग ये वाली मेम्ब्रेन होगी। अभी इसमें मैंचीटी भी हम लोग देखेंगे, ठीक, और वो किस पोर्शन को कवर नहीं करती है वो भी देखेंगे। हेड के बाद जो पोर्शन आता है वो नेक होता है। नेक कैसा पोर्शन होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोन, स्पर्मेटोजोन का सबसे छोटा पार्ट होता है, मींस स्पर्म का सबसे छोटा पार्ट। ये मतलब इतना ही पोर्शन जो है वो हमारा नेक वाला पोर्शन होता है। इस नेक वाले पोर्शन पे हमारे दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं और दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। मींस अगर एक इस पोजीशन में है, एक लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में है, तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर साइड में होगा प्रेजेंट। ठीक है, अब देखते हैं सेंट्रियोल। अच्छा, दो सेंट्रियोल में पहले वाले सेंट्रियोल को प्रॉक्सिमल, जो ये आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ना, ये हमारा क्या है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। और यहाँ पर आपको डॉट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वैसे कैसा होता है, कैसा होता है, मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर। मेन एक्सिस ये है, मेन एक्सिस ये है, तो इसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, मीन्स इस तरीके का होगा, फ्लैट होगा। ठीक, उसके बाद पोस्टीरियर साइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पीछे, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ न्यूक्लियस परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंट्रियोल होते हैं स्पर्म में वो दो टाइप के होते हैं, प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। कौन सा सेंट्रियोल न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड में होगा, तो कौन सा आ जाएगा, प्रॉक्सिमल आ जाएगा। क्यों, अच्छा, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर होता है मेन एक्सिस के। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज होगा, मींस इस तरीके से अरेंज होगा। ये वाला इस तरीके से प्रॉक्सिमल, लॉन्गिट्यूडिनल इस तरीके से अरेंज होगा। कौन सा, डिस्टल होगा। ये आगे चल के क्या बनाएगा, एक्सोनीम बनाएगा। इस एक्सोनीम का दूसरा नाम और होता है एक एक्सियल
फिलामेंट। क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट। अगर हम ये कह दें कि जैसे हमारा स्केलेटन होता है और स्केलेटन के ऊपर मांस होता है जो बॉडी को शेप देने का काम करता है, ये आगे की स्पर्म को, ये स्पर्म के बॉडी को शेप देने का काम करेगा। ठीक, उसके बाद सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? अब देखिए सेंट्रियोल क्या करेगा, जब ओवम से फ्यूज़ करेगा और ओवम से क्या वो स्पर्म फ्यूज़ करेगा और स्पर्म फ्यूज़ करने के बाद में क्या बनाएगा? जाइगोट। ये सेंट्रियोल उस समय अंदर ही प्रेजेंट होंगे। अंदर प्रेजेंट होने पर ये क्या करेंगे, जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट, क्योंकि एक छोटी सी सेल से एक बड़े से बेबी का फॉर्मेशन होना है, उस टाइम क्या करेगा, ये फर्स्ट क्लीवेज का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट को माइटोटिक, रैपिड माइटोटिक डिवीज़न की प्रोसेस से गुजारेगा, लेकिन स्टार्ट कौन करेगा? तो यही सेंट्रियोल करवाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइटोटिक डिवीज़न, रैपिड माइटोटिक डिवीज़न या क्लीवेज जो होता है जाइगोट में, उसको स्टार्ट करने के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है और वो किससे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो स्पर्म में प्रेजेंट होता है और उस सेल ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं सेंट्रियोल, जो सेंट्रोजोम से बनता है। ये चीज़ और लिख लीजिए, जो सेंट्रोजोम से बनता है। अगला है हमारा मिडिल पीस। मिडिल पीस बिल्कुल नेक के जस्ट पास में होता है, मतलब अगर हम कह दें नेक के पीछे प्रेजेंट होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। उसमें क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन वो जो आगे वर्ड लिखा हुआ है स्पायरली, इसको आपको और थोड़ा देखना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर होंगे, लेकिन कैसे होंगे? स्पायरली अरेंज होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे। देखिए एक, फिर ये इससे कनेक्ट, इससे इस तरीके से कनेक्ट होंगे, तो इनको बोलते हैं स्पायरल माइटोकॉन्ड्रिया। और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही स्पर्म को एनर्जी देंगे, या हम कहते हैं कि स्पर्म की टेल को, पोर्शन को एनर्जी देंगे ताकि वो क्या कर सके? मूवमेंट कर सके अपना। ठीक, उसके बाद इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन स्पर्म सेल। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। इन्हीं ऑक्सीडेटिव एंजाइम से फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है और इसी फॉस्फोराइलेशन से क्या बनती है? एनर्जी बनती है। अगर हम देखें तो मिडिल पीस को जो होता है, अगर ऊपर से एक्रोजोम, ये वाला पोर्शन नेक वाला और मिडिल पीस, अगर इन तीनों पोर्शन को देख लें तो ये कवरिंग के द्वारा कवर होते हैं, जिसको बोलते हैं मेंजीती। अगर कहीं कहीं पर हमको ये भी देखने को या पढ़ने को मिलता है कि मेंजीती कुछ टेल पोर्शन को भी कवर करती है, तो आपको याद रखना है जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। टेल की अगर हम बात करें, टेल सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, सबसे बड़ा पोर्शन यही हमारा टेल होता है। ये टेल के जो होता है, इसके अंदर दो पार्ट होता है, एक एक्सोनीम और एक प्रोटोप्लाज्मिक सीथ। ये जो अंदर वाला देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइन आपके ब्लू कलर की जा रही है, इसी को बोलते हैं एक्सोनीम या फिर क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट। और जो बाहर साइड है ये हमारी क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक सीथ, या फिर हम इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक शीट होती है जो उसको कवर करती है। हमने क्या किया, इस एक्सियल फिलामेंट को कट करके देखा, और ये एक्सियल फिलामेंट जो थे माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए थे, जिनके अंदर जो अरेंजमेंट था वो किसका अरेंजमेंट था? 9+2 का अरेंजमेंट था, जैसे सेम किस में होता है? फ्लैजिला में होता है। इसीलिए टेल के मूवमेंट को फ्लैजिलर मूवमेंट भी यहाँ पर बोल दिया जाता है। उसके बाद टेल जहाँ से स्टार्ट होती है, इस पोर्शन पर एक और सेंट्रियोल होता है, और इस सेंट्रियोल को बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। अच्छा, टेल में कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि कवरिंग नहीं है? बिल्कुल, इस पोर्शन पर, जिस पोर्शन पर टेल की कवरिंग नहीं होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पीस। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले टेल की ऐसा पार्ट जो प्रोटोप्लाज्मिक शीट से कवर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड पीस बोलते हैं। एंड पीस टेल पोर्शन जहाँ से शुरुआत करता है, तो मिडिल और टेल पोर्शन को जोड़ने वाला जो चीज़ होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। यहाँ पर टेल के अंदर जो पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वो कैसा अरेंज्ड होता है? तो स्पायरली अरेंज्ड होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें बनते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम आखिर क्या होता है? तो ओवम क्या होता है? एक हैप्लॉइड, मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। मैटरनल गैमेट्स मदर साइड से, तो हैप्लॉइड मैटरनल गैमेट है जो रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? क्या चीज़ को रिसीव करेगा? तो स्पर्म को रिसीव करेगा।
जिस स्पर्म को ओवम रिसीव करता है उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, मीन्स जुड़ जाएगा, जिससे आगे चल के क्या बन जाएगा, एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन इस फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के केस में अगर हम देखते हैं कि दो प्रोसेस होती हैं, कहीं कहीं पर स्पर्म फ्यूज करता भी है ओवम से और कहीं कहीं पर नहीं भी करता है। जहाँ पर ये स्पर्म से फ्यूज नहीं करेगा वहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और यहाँ ये प्रोसेस कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस। कई सारे ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलती है। उसके बाद जहाँ पर ये इनडायरेक्ट करेगा मीन्स वहाँ पर मेल का स्पर्म आएगा और तब ओवम फ्यूज़ करेगा, और तो ये प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनगैमी, या फिर अगर हम देखें तो ये होल प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा, स्फेरिकल, और इसमें कोई भी हमको कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना फ्लैजेला ना किसी तरीके का कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं दिखाई पड़ रहा है। मीन्स ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होगा। कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो इस ओवम कैसा होता है, जनरली स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल गैमेट होता है। हमने देखा कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो साइटोप्लाज्म होता है, एक योगी साइटोप्लाज्म, मतलब योग मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला साइटोप्लाज्म होगा, और दूसरी क्या होती है, एक एनवलप्ड होते हैं। मतलब कि एक ये हमने देख लिया ओवम जो है वो कवरिंग है, उसके अंदर क्या है तो साइटोप्लाज्म है जो उसको न्यूट्रिशन देगा, तो योगी साइटोप्लाज्म। ये सब कुछ कवरिंग एक एनवलप द्वारा कवर है, तो एनवलप होता है, और क्या होता है, योगी साइटोप्लाज्म किसमें, ओवम में। अगर हम ओवम के साइज़ की बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल डिफरेंट टू डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम साइज़ में देखें तो कहीं कहीं पर आपको स्मॉलेस्ट भी देखने को मिलेगा, 10 म्यू का देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा इन सेंटीमीटर भी आपको देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा एग जो अगर हम बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रिच एग होता है, जिसको सबसे बड़ी सेल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैसा एग जो होता है माइक्रोलिसाइथल होता है। अब ये माइक्रोलिसाइथल का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो मतलब होता है कम, लेसाइथल मतलब होता है योग। ऐसा एग जिसमें योग कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऐसे एग को बोलते हैं हम लोग माइक्रोलिसाइथल। क्या बोलते हैं, माइक्रोलिसाइथल। जिसमें ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं मैक्रोलिसाइथल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के ये एग होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ह्यूमन का एग माइक्रोलिसाइथल होता है, और ये कितने साइज़ का होता है तो 100 म्यू का होता है। कितना होता है, 100 म्यू। हमने देखा कि इसके अंदर एक पोर्शन योगी साइटोप्लाज्म है और दूसरा क्या है, एनवलप। तो हमने पहला पोर्शन ले लिया योगी साइटोप्लाज्म के बारे में देखा। हमने देखा कि योगी जो साइटोप्लाज्म भी है वो भी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक आउटर है और एक इनर है। आउटर को हमने नाम दे दिया एक्सोप्लाज्म और इनर साइटोप्लाज्म को दे दिया एंडोप्लाज्म। जो आउटर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट देखता है, जबकि ये वाला जो होता है वो बड़ा होता है। मतलब अगर अंदर वाला एंडोप्लाज्म की अगर हम बात करें ना, इनर साइड वाले, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत अमाउंट में होता है, और जबकि बाहर वाला जो होता है ये कैसा होता है, कम अमाउंट में होता है। ये इसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एग कॉर्टेक्स। जबकि इनर साइड में जो लार्ज और ओपेक होता है इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर और इनर होगा। आउटर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोप्लाज्म, जिसका दूसरा नाम होता है एग कॉर्टेक्स। ठीक, तो ये वाला जो हमारा है, ये हमारा जो है ये एग कॉर्टेक्स है, ये वाला। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो बल्कि होता है, ये अंदर साइड में जो होता है, ये हमारा कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा ओपेक होता है। कैसा होता है, एंडोप्लाज्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ओप्लाज्म बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बनते हैं कि ओवम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ओवम के एग कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर हम बात करें एंडोप्लाज्म की, तो एंडोप्लाज्म में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीआरएनए होता है, स्टोन प्रोटीन होती है और एंजाइम होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मोसोम्स। देखिए यहाँ पर टीआरएनए जो है वो एंडोप्लाज्म में है। टीआरएनए किस में है, एंडोप्लाज्म में है। लेकिन अगर हम बात करें इन्फॉर्मोसोम्स की, यहाँ पर ये इन्फॉर्मोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक एमआरएनए होता है और दूसरी क्या होती है, प्रोटीन। तो एमआरएनए और प्रोटीन को कलेक्टिवली जो बोलते हैं इन्फॉर्मोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए
एनवेलप, अगर एग के एनवेलप की बात करें तो एनवेलप जो होता है वो दो पार्ट है, तीन चीज़ों से मिलकर होता है, तो मतलब तीन एनवेलप्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली जो एग के चारों तरफ ये वाली जो है मेम्ब्रेन है, ये क्या हमारी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद होती है जोना पेल्यूसिडा, ये पूरी ये वाली लेयर जो है ये बाहर वाली ये कैसी है, जोना पेल्यूसिडा। और इस जोना पेल्यूसिडा के बाद में जो बाहर साइड ये सेल वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ये है क्या, हमारी जो लेयर है कोरोना रेडिएटा। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है वेटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या होता है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन होता है जिसको ओवम खुद बनाती है, खुद बनाने वाली जो लेयर खुद ओवम बनाती है उस लेयर को वेटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सबसे अंदर होती है, पतली होती है और कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन इसका फर्टिलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। जब स्पर्म का एक्रोसोमल पार्ट जब इससे टच कर जाएगा या एक्रोसोमल पार्ट का डिस्टल पार्ट अगर टच कर जाएगा, तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टच हुआ, बाकी सभी स्पर्म जो होंगे, जो पहला टच हुआ है उसके बाद वाले जितने भी स्पर्म एग के पास पहुंच रहे होंगे, उनके लिए एग का एनवेलप पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। उसको एग को एनवेलप को बंद करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या आती है, जोना पेल्यूसिडा। ये वाली जो लेयर देख रहे हैं, ये वाली, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा। ये वाली लेयर कैसी है, जोना पेल्यूसिडा। ये जो जोना पेल्यूसिडा होती है ये बीच में होती है, क्यों, क्योंकि आगे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीछे है कोरोना रेडिएटा। तो ये कैसी होती है, मिडिल होती है। कैसी होती है, थिकर होती है। और ये कैसी होती है, नॉन सेलुलर। देखिए आपको कई सेल्स दिख रही है, कोई सेल्स नहीं दिख रही, तो कैसी होती है, नॉन सेलुलर। अब फॉर्मेशन की बात आती है। अब जोना पेल्यूसिडा को बनाने का काम कौन करता है, तो फॉलिकुलर सेल्स भी करते हैं, जो प्राइमरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल्स वो भी करते हैं, प्लस कौन करता है, अंदर प्रेजेंट oocyte भी करता है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte और फॉलिकुलर सेल्स दोनों मिलकर इस लेयर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। जोना पेल्यूसिडा से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन होती है ओवम की जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में भी प्रेजेंट होती है, तो जोना पेल्यूसिडा। जब तक जोना पेल्यूसिडा होगी तब तक इम्प्लांटेशन की प्रोसेस ही नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरोना रेडिएटा की। तो कोरोना रेडिएटा कैसा होता है, आउटर लेयर होती है, थिकर होती है। अच्छा, कैसी होती है, तो रेडियली एलोंगेटेड। ठीक है, मतलब कि रेडियली कैसी होती है, एलोंगेटेड सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, एलोंगेटेड कौन सी सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट थी वही फॉलिकुलर सेल्स यहाँ पर भी ओवम के स्ट्रक्चर बनाती हैं और एक नई लेयर का फॉर्मेशन कर देती हैं, क्या, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, पेरीविटिलाइन स्पेस। पेरीविटिलाइन स्पेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच वाला जो जगह होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। इस पेरीविटिलाइन स्पेस में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलर बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। जो पोलर बॉडीज oogenesis के टाइम पर बनते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, और जब स्पर्म टच करेगा इसको ओवम के स्ट्रक्चर को, तब जो सेकंड पोलर बॉडी होती है वो दोनों हमारी जिस जगह पर प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या होता है, पेरीविटिलाइन स्पेस। साइड, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हो ओवम जो होता है वो थोड़ा इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ओवम का जो न्यूक्लियस होता है बिल्कुल साइड में अरेंज्ड होता है। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस कैसा होता है, जब न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है, सेंटर से थोड़ा हटकर होता है, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लियस कैसा होगा, एक्स सेंट्रिक होगा। और न्यूक्लियस एस सेंट्रिक जिधर होगा, प्लस वहीं पर क्या होंगे, पोलर बॉडीज होंगे। मतलब इधर साइड है तो ये देखिए दो पोलर बॉडीज यहाँ पर हमने बना दी है, ये क्या है, पोलर बॉडी। जिधर साइड अच्छा ओवम थोड़ा सा इधर खिसक जाए, ये पोलर बॉडीज भी इधर, तो इस वाले पोल को हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं, एनिमल पोल। और एनिमल पोल के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है पोल, इसको बोलते हैं वेजिटल पोल। वेजिटल पोल और एनिमल पोल दो तरह के पोल होते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें लास्ट में आता है न्यूक्लियस का जो ओवम होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है और ब्लॉट करता रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बात करी है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में बात करी है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में जितने क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं,
लेकिन जितने ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, जो क्या विट्लाइन स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी लेयर होती है जो जाइगोट के टाइम पर भी प्रेजेंट होती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, जो अपने आप में एक टॉपिक नहीं, उसके अंदर तीन प्रोसेसेस होती है, तब उसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें पॉलीस्पर्मी का ब्रेकडाउन होगा, पॉलीस्पर्मी होगी मतलब बहुत सारे स्पर्म बाकी स्पर्म को रोका जाएगा, केवल एक ही जो होगा रेस में जीतेगा, उसी के साथ फ्यूज़न होगा। सिनगैमी, कैरियोगैमी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।